अब देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है ना बेटा जी, हमने आई बॉल के बारे में पढ़ा। वहां पर 3 लेयर्स पढ़ी। पहली लेयर फिब्रस लेयर थी या फिब्रस कोट, दूसरी थी वस्कुलर कोट, और तीसरी थी नर्वस कोट जिसमें कि रेटिना आता था। और बाकी जो स्ट्रक्चर्स थे वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन का मतलब हुआ एडाप्टेशन, सिंपली आप कह सकते हो। इसका मतलब कि जो प्यूपिल है उसका डायमीटर और साथ ही साथ फोकल लेंथ जो लेंस की होती है उसको एडजस्ट करना ताकि हम चीजों को सही से देख पाए, उसी टॉपिक को हम कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। ये ठीक है। अब जरा सा इसके लिए फिर से हम जो है ना बना लेते हैं आंखों को। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे तभी हमें समझ में आएगा, नहीं तो उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है ये तो हो गया भैया आपका जो है ना, ये हो गया आपका कॉर्निया, ठीक है, यहाँ पर आईलैशेस वगैरह। यहाँ पर आ जाता है आपका लेंस। अब बना लेते हैं पोर्शन आइरिस का, ठीक है। तो यहाँ पे डियर एक तो ये हो गया सीलरी बॉडी, ये हो गया आइरिस, ये हो गया सीलरी बॉडी, और ये हो गया आइरिस, आइरिस, और ये पूरा पीछे की तरफ चला गया। ये आपकी वस्कुलर कोट है पूरी, ठीक है बेटा जी, ये बन गया आइरिस। अब जरा देखते हैं, लेंस जुड़ी होती है लिगामेंट के साथ, उस लिगामेंट को हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। उससे हम जरा जोड़ भी देते हैं इसको, लेंस को, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट से जोड़ देते हैं, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट, आइरिस के साथ जो इसको जोड़ के रखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ प्यूपिल की। प्यूपिल के डायमीटर की बात करते हैं बेटा जी। तो क्या होता है कि जो आइरिस होती है उसके पास यहाँ पर, बेटा अपने माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, डिस्टरबेंस आ रहा है। यहाँ पर जो है ना इस तरह से ये सर्कुलर मसल्स होती हैं आइरिस के पास। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी माइक है, बिकॉज डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। आतिफ खान का है माइक? हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये सर्कुलर मसल्स आइरिस में दिखाई दे रही हैं, सर्कुलर मसल। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है ना ये इस तरह से ये मसल्स होती हैं, इन्हें कहा जाता है रेडियल मसल, ठीक है, सर्कुलर मसल और ऐसे लंबी लंबी ये रेडियल मसल, ठीक है, सर्कुलर मसल एंड रेडियल मसल ये आइरिस पे होती है, ठीक है। तो सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो आइरिस को क्या करती है, पतला कर देती है, पतला कर देती है, आइरिस आगे की तरफ चला जाता है। और जब रिलैक्स होती है तो पीछे की तरफ रहता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है वीडियो शेयर करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, जरा आप मुझे देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। जैसे ये सर्कुलर मसल इसके अंदर अंदर है, ये आइरिस है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये हाथ दिख रहा होगा, यहाँ बीच में सर्कुलर मसल्स हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे अंदर की तरफ खींचती हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर पतला हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, पतला होता है और आगे की तरफ बढ़ता है, पतला होता है और दोनों तरफ से ये रहा सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट की, पतला हुआ आगे की तरफ बढ़ा, पतला हुआ आगे की तरफ बढ़ा। इसका मतलब सर्कुलर सिलेरी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से, सर्कुलर सिलेरी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से आइरिस पतला होता है और आगे की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब प्यूपिल के डायमीटर को कम कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना, हम लिख देते हैं दिस इज सर्कुलर सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स, ये जो यहाँ पर है सर्कुलर सीलियरी मसल है। ये इनको कहा जाता है कि कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। कॉन्स्ट्रिक्टर किस लिए? ये कॉन्स्ट्रिक्टर इसलिए हैं क्योंकि ये प्यूपिल के डायमीटर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो आप कह दो ये जो मसल है कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्टर, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो प्यूपिल के डायमीटर को कम कर देती है, ठीक है। वहीं अगर इधर आप देखें तो ये रेडियल मसल है,
रेडियल मसल्स, रेडियल सीलरी मसल्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लंबी लंबी आप देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये इनकी लेंथ कम होगी। इसका मतलब ये आयरिस को पीछे खींच लेंगी, और जब पीछे खींच लेंगी तो सीधी सी बात है ये प्यूपिल के डायमीटर को बढ़ा देंगी, या आप कहिए कि डायलेट कर देंगे आंखों को, उसी को हम कहते हैं डायलेट। तो ये इसीलिए इनको कहा जाता है डायलेटर, डायलेटर मसल्स होती है डीएनए। ठीक है, कितना आसान है देखिए। सर्कुलर सीलरी मसल व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट they decreases the diameter of pupil, so they are known as constrictor because they reduces the aperture of eye, whereas radial muscle when they contract they increases the diameter of pupil or they increases the aperture of eye, so they are known as dilator muscles. बात क्लियर होगी बेटा? आसान है ना एकदम? आसान है ना एकदम? तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड हम शेयर करते हैं, वो हट गया, फिर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिए, ये है आपका सीलरी बॉडी, ये तो आयरिस था मान लीजिए, ये है सीलरी बॉडी, ठीक है। सीलरी बॉडी में ये मसल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मसल्स होती हैं, हम जरा उसको बना लेते हैं। यहाँ पर भी सर्कुलर मसल होती है इस तरह से, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, ठीक है, सर्कुलर 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 सर्कुलर, ये सर्कुलर मसल, ये तो आप देख ही रहे हो। इसे हम कहेंगे दिस इज सर्कुलर, सर्कुलर सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स। हमने वहां भी सीलियरी मसल्स लिख दिया लगता है, देख रहे हैं आप, आदत है मेरी, ये सीलियरी लिख दिया यहाँ पे ना, ये सीलियरी थोड़ी है, ये जो है सर्कुलर आयरिस मसल थी ना बेटा जी, सर्कुलर आयरिस मसल है, आयरिस, सीलेरी नहीं, आयरिस मसल, ठीक है, क्लियर कर दिया। ये सर्कुलर सीलेरी मसल है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जुड़ी हुई है लेंस के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट से, सस्पेंसरी लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ को कंट्रोल करने के लिए होती है। पहले एक कहावत की बात कर लेते हैं। एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इस कहावत का मतलब जानते हैं आप? यस सर। क्या मतलब होता है? नो सर। जो जानते हैं वो बताए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दूर के ढोल सुहावने लगते हैं? लगते हैं सर ना? दूर रहता है तो खूबसूरत लगता है सर, पास में जाने तो। सर मेरी मम्मी जानती है। मम्मी जानती है। फिल्टर लगा के लोग दूर से सुंदर लगते हैं मोबाइल में, पास से देखे तो सुंदर नहीं लगते। यस सर, यही यही, ये नहीं है अगले, तब मोबाइल नहीं था जब ये कहावत बनी थी। सर मम्मी को बुलाए, मम्मी समझाएगी। अपना चीज पसंद नहीं आता, दूसरे का पसंद आता है। हाँ, एक मतलब ये भी हुआ। अब ठीक है, आप माइक ऑफ करिए, मैं आपको बताता हूँ। वैसे असली चीज तो ये है कि जो मिलती नहीं है ना, हमसे दूर होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। किसी के पास देख लीजिए आप कोई चीज, तो आपको लगता है अरे क्या गजब चीज है इसके पास, आपके पास से महंगी चीज हो तो भी उतनी अच्छी नहीं लगती। या जहां आप नहीं गए हो प्लेसेस आपको बहुत सुहावनी लगती है, आपको लगता है और रशिया घूमने जाए क्या मजा आएगा, है ना, पेरिस घूमने जाए क्या मजा आएगा। इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगना। जो आपसे दूर होती है, आपको प्राप्त नहीं होती, वो चीज हमेशा आपको अच्छी लगती है, और जो आपके पास हो जाती है वो चीज आपको उतनी अच्छी नहीं लगती। यही होता है दूर को ढोल सुहावने कहना। बात समझ गए आप? तो मगर ये कहावत यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइंटिफिकली इस कहावत का एक और मतलब हमने निकाला हुआ है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, क्योंकि जब आप दूर का देख रहे होते हैं तो सर्कुलर सीलरी मसल रिलैक्स होती है। इसका मतलब जब आप फार ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो सर्कुलर सीलरी मसल रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो आपको जो दूर का सीन है वो सुहावना लगेगा, क्योंकि आपकी सीलरी मसल क्या है, रिलैक्स स्टेट में। आदमी रिलैक्स ही तो रहना चाहता है ना हमेशा, कौन काम धाम करना चाहता है? आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि ज्यादा काम न करना पड़े, हर काम के लिए नौकर लगे हों, और नौकरों की तनख्वाह देने के लिए आपको खूब दिन भर काम करना पड़ता है असल में। तो क्या बात को समझे, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं मतलब इसलिए सुहावने लगते हैं दूर के ढोल, बिकॉज एट दैट टाइम सर्कुलर सीलरी मसल्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। इसीलिए दूर का देखते समय आपकी सर्कुलर सीलरी मसल रिलैक्स रहती है, आप रिलैक्स रहते हो, तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। क्या बात को समझ गए? बात समझे? कि इसका मतलब फार ऑब्जेक्ट को देखते समय सर्कुलर सीलरी मसल क्या होती है, रिलैक्स। अब ये बात आपको भूलनी,
बस एक बात आप याद रखेंगे तो बाकी सारी बातें आपको याद रहेंगी, कोई कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे आप। और ये बात ही भूल गए तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आ जाएगा फिर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है दूर के ढोल सुहावने वाले में, इसका मतलब दिस इज एकोमोडेशन फॉर फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फार ऑब्जेक्ट के लिए एकोमोडेशन होता है। जैसे आयरिस मसल थी गोल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती थी तो लेंथ बढ़ जाती थी, पर वो रिलैक्स करती थी तो लेंथ कम हो जाती थी ना। सर्कुलर सिलेरी मसल जब रिलैक्स होती है तो सिलेरी बॉडी पीछे की तरफ होता है, उसकी लेंथ कम होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, जैसा कि मैंने आयरिस मसल में बताया आपको। क्लियर होगी बात। सर्कुलर सिलेरी मसल जब रिलैक्स होती है तो इसका मतलब सिलेरी बॉडी पीछे की तरफ होता है, ठीक है। हम जरा लिख देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ बोलते हैं कि सर्कुलर सिलियरी मसल्स फार ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है, रिलैक्स्ड। ये रिलैक्स्ड होती है। जब ये रिलैक्स्ड होती है तो थोड़ा पीछे की तरफ रहती हैं, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब आगे की तरफ इनका डायमीटर कम होगा, आगे की तरफ लेंथ बढ़ जाएगी, पर अभी तो रिलैक्स है। जब ये पीछे की तरफ खींची हुई है तो सस्पेंसरी लिगामेंट भी खिंचाव महसूस करेगा। सस्पेंसरी लिगामेंट भी क्या रहेगा, खिंचा हुआ। इसका मतलब देयर विल बी टेंशन इन सस्पेंसरी लिगामेंट, टेंशन इन सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट दैट विल फील द टेंशन। वो इंक्रीज टेंशन है सस्पेंसरी लिगामेंट में, वो खींचा रहेगा। जब सस्पेंसरी लिगामेंट खींचा रहेगा तो लेंस को भी खींचेगा। जब वो लेंस को खींचेगा तो लेंस को क्या बना देगा, मोर फ्लैट। जितना ज्यादा खींचेगा उतनी लेंस फ्लैट बनेगी, जितना ज्यादा खींचेगा उतनी ज्यादा फ्लैट बनेगी। तो आप कह सकते हो ऐसे केस में लेंस बिकम मोर फ्लैट, फ्लैट होती चली जाएगी। जितनी फ्लैट होगी फोकल लेंथ उतनी बढ़ती चली जाएगी, आप जानते हो। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, तो इसीलिए हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। जिसको खींच कर सस्पेंसरी लिगामेंट एकदम स्ट्रेट कर देगा तो आप तारे सितारे भी देख सकते हैं जो इन्फिनिटी पर है, जहां जा नहीं सकते, आप पहुंच नहीं सकते, पूरी जिंदगी बिताकर भी, लाइट की स्पीड से जाकर भी उसे भी आप देख पाते हो। तो इसलिए क्योंकि ये खींच कर लेंस को इतना फ्लैट कर देता है कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी पहुंच जाती है। इसका मतलब लेंस जब ज्यादा फ्लैट होता है तो फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। फोकल लेंथ इंक्रीजेस, लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हुई। तो शुरुआत वहीं से हुई थी जहां सर्कुलर सिलियरी मसल क्या थी, रिलैक्स्ड। उसके बाद सारी चीजें हो रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट टेंशन बढ़ गई, लेंस फ्लैट हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गई। इसका मतलब दिस इज एकोमोडेशन फॉर फार ऑब्जेक्ट, ये दूर का देखने के लिए है जब सुहावने लगते हैं ढोल, क्योंकि सिलियरी मसल रिलैक्स्ड होती है। अब इसका बिल्कुल उल्टा होता है जब हम नियर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हम बात करते हैं एकोमोडेशन फॉर नियर ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट, अगर नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए लेंस की, और उसके लिए लेंस जितना दूर ज्यादा, में कितना दूर, 25 सेंटीमीटर? अरे मिनिमम दूरी तो हमारी 25 सेंटीमीटर है ही, है ना। उसके आगे आप देखेंगे तो ब्लर इमेज बनेगी, जानते हैं आप। परंतु दूर की बात करते हैं अगर आप, तो कोई लिमिट नहीं है ना, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं आप। पर पास की चीजों में 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड जाते हुए इमेज ब्लर होती चली जाती है, और फिर बाद में एकदम दिखना बंद हो जाती है ना। नियर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं क्योंकि लेंस एक लिमिट तक गोल हो सकता है। तो अब क्या होगा, सर्कुलर सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आगे की तरफ बढ़ेगी, और जैसे आगे की तरफ बढ़ेगी सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन घटेगी कि बढ़ेगी, बताइए। सर घटेगी। घटेगी, क्योंकि सिलेरी बॉडी आगे आ गया तो ढीला हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट। जब वो ढीला होगा तो लेंस पर खिंचाव नहीं होगा, और लेंस विल बिकम मोर ओवल, वो और ज्यादा ओवल, और ज्यादा गोल होने लगेगी। और जितनी गोल होगी फोकल लेंथ उतनी क्या होगी, उसकी कम। बात समझे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, सिलियरी मसल जो है, सर्कुलर सिलियरी मसल, वो अब क्या होंगी, रिलैक्स नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो टेंशन इन सस्पेंसरी लिगामेंट विल बी रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड होगा। तो लेंस विल बिकम मोर ओवल और राउंड, दैट मीन्स फोकल लेंथ विल डिक्रीज। इसका मतलब फोकल लेंथ विल डिक्रीज, और जब फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी तो दिस इज एकोमोडेशन फॉर नियर ऑब्जेक्ट। एकोमोडेशन फॉर नियर ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से बातें समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत की बात है इसमें?
नो सर। क्लियर होगा No, बच्चा, है sir. ना? ठीक है। ठीक है बच्चा, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम इसे क्या, इसे तो सेव कर दिया मैंने, आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। पहले वाला डायग्राम तो सेव नहीं किया, पर मैंने क्लास में पहले पढ़ाया था तो मेरे पास वो डायग्राम सेव है, लेक्चर भले सेव नहीं है, लेक्चर यहाँ सेव हो गया है, तो वो मैं भेज दूंगा आपको, उसका फोटोग्राफ भी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है ना बेटा? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। सर, सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए ना। सर जब सर्कुलर सिलेरी मसल काम कर रहा होता है तो उस टाइम आइरिस मसल से कोई मतलब नहीं होता, मतलब जैसे अगर ये रिलैक्स कर रहा है बिल्कुल तो फिर बिल्कुल हो सकता सर्कुलर है, आइरिस दोनों मसल। साथ में काम कर सकते हैं, दोनों साथ में काम कर सकते हैं बेटा। आप सूरज की तरफ देखिए, जब आप सूरज की तरफ देखोगे तब तो सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन बढ़ा रहेगा, पर सर्कुलर सिलेरी मसल उस समय यस सर। रिलैक्स होगा, परंतु आइरिस मसल उस समय क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। मगर आप पास का ही यस देख रहे सर। हो, पास का ही देख रहे हो तो सर्कुलर सिलेरी मसल होगा कॉन्ट्रैक्ट। मगर पास में जहां देख रहे हो वहां बहुत ब्राइट लाइट हो, पास मतलब घर में लाइट की तरफ देख रहे हो, जो आप लाइट की तरफ देखेंगे तो सर्कुलर हाँ। आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करके प्यूपिल कम करेगा, और सर्कुलर सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट यस करके सर। फोकल लेंथ लेंस की कम करेगा। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना इस समय, तो दोनों साथ में भी यस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे सामने लाइट है, मेरी टेबल लाइट, मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरी आंखें जो है ना कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, आप देख सकते हो, मुझे समझ में आ जाएगा ये मेरे सामने लाइट है। जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरी प्यूपिल भी कम हो रहा है और मेरी फोकल लेंथ भी कम हो रही है, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने है ये लाइट, जो टेबल लाइट होती है मेरी, वो वाली। क्या बात को समझ गए बच्चे जी आप? तो आगे बढ़ेंगे, इसको यस क्लियर सर। आगे बढ़े आगे की। जी सर जी सर बेटा। जो आई डोनेट करते हैं उसमें क्या मतलब रेटिना केवल कार्निया कार्निया डोनेट करते होंगे ना? कॉर्निया का डोनेशन होता है, ये ज्यादातर केस में कॉर्निया ही लिया जाता है ना, क्योंकि कॉर्निया जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है लेंस के पास। अगर आपको लगता है कि सारी लाइट लेंस ही रिफ्लेक्ट करता है तो वो बात सही नहीं है। जो मैक्सिमम लाइट होती है ना, 70% लाइट, 65-70% लाइट, वो अंदर रिफ्लेक्ट करने वाला होता है कॉर्निया, और अक्सर कॉर्निया ही लिया जाता है। जब आईबॉल होती है कॉर्निया उसमें से लिया जाता है, ठीक है, मरने के अक्सर। बाद कितना दिन तक जिंदा रहता है सर? मरने के मरने के बाद बाद उसको कितना? उसको असल में सेव करके रखा जाता है, जैसे भी फ्रीज करके या जिस टेम्परेचर पे रखते हो, पर कुछ ही समय होता है, ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड टाइम तक उसको रखा जा सकता है। तो लोग पहले से ही अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं, और उनका ऑर्गन जो डोनेट कर दिया होता है वो रखा जाता है, और पहले से उनकी लिस्ट में लोग होते हैं जो जिनको उस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे जो टॉप पे होता है उसको तुरंत बुला लिया जाता है कि आप इतने घंटे के अंदर आ जाइए और जल्दी से आई ट्रांसप्लांटेशन करा दिया जाए, या कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा दिया जाए। तो इसी हिसाब से चलता है ना। अब ये मैं ड्राइंग बेटा हटा देता हूँ, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़े बेटा जी, मैकेनिज्म ऑफ विजन। यस सर। यस सर। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ विजन जरा पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ विजन। ये बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप मैसेज कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा। आवाज जिसने भी बोला मेरे पास आवाज ठीक से नहीं आई बच्चा, है ना। चलिए मैं पहले कुछ बात बता देता हूँ, फिर एक डायग्राम बताऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ विजन, आप जानते हो कि हमारे पास जो फोटो पिगमेंट्स हैं वो दो होते हैं, एक होता है रॉड्स, ठीक है, रॉड्स, ठीक है, ये है रॉड्स, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स। इनमें जो पिगमेंट होता है, आप कह लीजिए रॉड्स में हम कहते हैं रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, और आप जानते हो कि ये डिम लाइट में काम करता है और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाता है, मतलब ग्रे इमेज बनाता है। और कोन्स में आइडोप्सिन, आइडोप्सिन पिगमेंट है, और साथ ही ये कलर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कलर्स बनाता है कोन्स जो होता है। रॉड्स क्योंकि डिम लाइट में काम करते हैं डियर, तो रॉड्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिम लाइट में देखना कठिन बात होती है, ब्राइट लाइट में कलर बनाना आसान बात होती है, लाइट खूब है।
प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में है तो कम से भी काम चल जाएगा, पर जब लाइट बहुत कम होगी तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि रॉड्स का जो नंबर होता है दैट इज अराउंड 120 मिलियन इन नंबर। रॉड 120 मिलियन होते हैं, फिर भी सबसे पहले इन्हीं की कमी आती है। जब विटामिन ए की कमी होती है तो आदमी को रात में दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी जिसे कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, दिन में देखना बंद नहीं होता। जबकि रॉड्स बहुत ज्यादा है, अगर आप इसे कौन से कंपेयर करो वो होते हैं अराउंड 6 मिलियन। 6 मिलियन भी कम नहीं है, मगर 120 मिलियन से तो बहुत कम है ना। 120 मिलियन है, बहुत ज्यादा है, फिर भी जब कमी आती है दोनों की, रॉड्स और कोन की दोनों में कमी होती है विटामिन ए से, मगर आदमी को दिखना बंद होता है रात में। यही कारण आपको समझने के लिए सफिशिएंट है कि हमें रॉड्स का नंबर ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, दोनों में ही प्रोटीन होती है और एक एल्डिहाइड होता है। क्या होता है जरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके पास होती है प्रोटीन ऑप्सिन, दिस इज अ प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा होता है रेटिनल। दूसरी चीज जो होती है वो होती है डियर रेटिनल। रेटिनल क्या है? दिस इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल, अल्कोहल होता है, ओएल लगा होता है, और वो जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं रेटिनल। कुछ नहीं होता, CHO ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप हो जाता है उसमें, आप जानते हैं, एंड में OH की जगह CHO आ जाता है बस। तो इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है, बस CHO ग्रुप एंड में आ जाता है तो एल्डिहाइड बन जाता है। विटामिन ए से बड़ी आसानी से रेटिनल बन जाता है। और यही दो चीजें यहाँ भी होती हैं, एक तो रेटिनल, रेटिनल कोन्स में भी होता है, और एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है ऑप्सिन। ऑप्सिन, ठीक है। ऑप्सिन जो होता है ना डियर, वो कलर फॉर्मिंग होता है, कलर बनाने वाला होता है यहाँ पे। और यहाँ पर 3 तरह के ऑप्सिन होते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। एक होता है इराइथ्रोप्सिन, नाम ही बता रहा है, इराइथ्रो का मतलब रेड होता है, मतलब ये रेड कलर परसीव करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है क्लोरोप्सिन, 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 क्लोरो मतलब ग्रीन होता है तो ग्रीन कलर को परसीव करता है। और तीसरा होता है साइनोप्सिन, साइनोप्सिन, और साइनोप्सिन का मतलब हुआ ब्लू कलर। तो ये 3 बेसिक कलर को परसीव करने वाले प्रोटीन होते हैं इसके पास, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं तीनों बेसिक कलर को मिला के ये जो है ना हजारों तरह के कलर्स बना लेता है, कॉम्बिनेशन बना लेता है, पर बेसिक कलर यही होते हैं। बचपन में आपने सीखा होगा कि कौन कौन से कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनता है ना? सीखा है ना? यस सर। एवरी कलर बेसिक कलर आते थे उसको थोड़ा सा, ठीक है। ये बात सर समझ, ये रेटिनल भी सेम होगा ना जो रॉड्स में है? रेटिनल सेम होगा दोनों में बेटा। ऑप्सिन प्रोटीन होगा रॉड्स के पास, परंतु कोन्स के पास 3 तरह का ऑप्सिन प्रोटीन जो अलग अलग कलर को परसीव करता है, और रॉड्स के पास एक ही तरह का है, क्योंकि कलर कहाँ परसीव करता है वो तो ग्रे इमेज बनाता है एक तरह से। आपको रात में कोई कलर नहीं डिम लाइट में जी। सर जो रतौंधी होती है सर, हाँ, उसमें सर Rods- क्या रॉड से डिस्ट्रॉय हो जाता सर? रॉड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्या उसमें? आप रॉड्स डिस्ट्रॉय क्या हो जाते हैं, रॉड्स का नंबर कम हो जाता है। असल में अभी आप आगे देखोगे कि ब्लीचिंग होती है रॉड्स और कोन की, ठीक है, और रॉड्स और कोन रिप्लेनिश भी होते हैं, बनते भी हैं नए। तो जब अगर आपने विटामिन ए खाना बंद किया, ठीक है, विटामिन ए को खाना बंद किया, तो ऐसे में क्या होता है कि कमी आ जाती है रॉड्स की तेजी से, क्योंकि बिना रेटिनल के रॉड्स तो बनेंगे नहीं, रॉड्स नहीं बनेंगे तो कमी आ जाएगी आपको रॉड्स की, और दिखना कम हो जाएगा। देखिए सर विटामिन ए खाएंगे तो सर रॉड्स बन जाएंगे फिर वापस? बनते ही हैं, और क्या, विटामिन ए खाने से रॉड बनते हैं, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रॉड्स का नंबर घटने लगेगा तेजी से, क्योंकि ब्लीचिंग होती है तो कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं समय के साथ, और उनका बनना जरूरी है, रिप्लेनिश होना बॉडी में हर चीज का जरूरी होता है। बात समझे बेटा जी? एंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, पढ़ा है ना आपने? यस सर। परंतु एंजाइम भी बनता है हमारी बॉडी में, इसका मतलब कुछ हद तक तो वो खत्म भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, यूज्ड अप नहीं होता रिएक्शन में, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ज्यादा निकलता है तो एंजाइम भी दोबारा बनाते हैं। ऐसे रिप्लेनिश करनी पड़ती है बॉडी में हर चीज को, तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए विटामिन ए चाहिए होता है, और विटामिन ए की कमी होगी, रॉड्स का नंबर घट जाएगा, और जब नंबर घट जाएगा
तो सीधी सी बात है कि आदमी को दिक्कत होगी। हाँ अजय कुमार बताइए। एक बार फिर से बता दीजिए, क्या चीज बता दें? मैकेनिज्म ऑफ चार्ट में लिखा हुआ है बेटा, या आप इसको देख लीजिएगा। अभी आपका नेटवर्क गड़बड़ है, फिर किसी और का होगा, फिर चौथे का होगा, तो बेटा वी कैन नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना और मुझसे डाउट पूछ लेना बच्चा। हाँ बेटा बोलिए। सर ये डिफिशियंसी डिजीज में मतलब कि बाहर से अगर विटामिन दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना? हाँ सॉल्व हो सकती है, अगर प्रॉब्लम बहुत हद तक नहीं बढ़ गई है तो, है ना। उम्र भी बढ़ गई है और फिर विटामिन ए खूब खा रहे हैं, जो है कैरेट को ले लेकर चबा रहे हैं, तो एक बार गड़बड़ी हो गई तो ठीक होने में दिक्कत होती है। तो हमेशा विटामिन ए की कमी नहीं रखनी चाहिए। पर हाँ थोड़ी बहुत कमी है और विटामिन ए आपने सप्लाई किया तो ये दूर हो जाएगी कल, ठीक है ना। ठीक है बेटा अजय, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अगर आपका नेटवर्क गड़बड़ था तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ नहीं आता, एकदम क्लियर होती है रिकॉर्डिंग, आपने देखा होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हम आगे बढ़े बेटा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, रवि सर के पास है, हमें 20 मिनट में अभी ये मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़ना है। ठीक है बच्चा, ठीक है। टाइम तो लिमिटेड ही रखना चाहिए, होता भी है, रखना भी चाहिए लिमिटेड। देखिए अब क्या होता है, जो रेटिनल होता है किस फॉर्म में होता है, ये फॉर्म में होता है 11 सिस रेटिनल, सिस रेटिनल, ठीक है। और जब लाइट आती है और लाइट से जो डीपोलराइजेशन इंड्यूस होता है, तो इनडायरेक्टली लाइट से जो डीपोलराइजेशन इंड्यूस होता है उसकी वजह से 11 सिस रेटिनल इज कन्वर्टेड इनटू 11 ट्रांस रेटिनल। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनल में। और जब ये 11 सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता है तो तुरंत ही ऑप्सिन और रेटिनल अलग हो जाते हैं। ऑप्सिन और रेटिनल क्या हो जाते हैं? अलग। वैसे मिलजुल के रहते हैं, पहले ये 11 सिस रेटिनल था, मगर अब ये बदलाव आ गया इसके अंदर, 11 ट्रांस रेटिनल हो गया। तो ऑप्शन ने इसके साथ जुड़कर रहना मंजूर नहीं किया कि तुमको बदल गए, शादी के पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। और ऑप्शन और रेटिनल अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? ऑप्शन की कोई गलती नहीं है, किसकी गलती है? लाइट देखते ही रेटिनल जो है वो बदल गया, रंग बदल गया उसका, वो सिस से कौन सा बन गया? ट्रांस। और जैसे ही सिस से ट्रांस बना, ऑप्शन ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया, वो अलग हो गया। और दोनों में होता है रॉड और कोन में। इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, ब्लीचिंग ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ऑल्दो इट इज अ रिवर्सिबल फिनोमिनन, ये रिवर्सिबल फिनोमिनन है। रॉड्स और कोन दोबारा, रेटिनल जब बदल जाता है, अपने अंदर बदलाव लाता है, तो ऑप्शन उससे फिर जुड़ जाता है कि चलो अब तुम फिर से बदल गए, ठीक हो गए, सुधर गए, तो हम लोग साथ रहते हैं। परंतु कुछ हद तक तो डिस्ट्रॉय होता ही है। प्रैक्टिकली हर रिएक्शन वैसे नहीं होती जैसे हम बताते हैं कि सारा का सारा रिप्लेनिश हो रहा है, तो इसलिए नए भी बनाने पड़ते हैं हमको समय के साथ। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, ये बात समझ गए होंगे। 11 सिस रेटिनल इनडायरेक्टली लाइट उसको इंड्यूस करके किसमें चेंज करा जाता है? 11 ट्रांस रेटिनल। क्लियर है ना बच्चा? यस सर। मैं भी क्लियर कर देता हूँ। सर ये दोनों के लिए है सर ना सर, रॉड्स और कोन्स दोनों के लिए? सिस और ट्रांस है ना बच्चा, दोनों के लिए होगा, है ना। दोनों में सिस और क्या थे? ट्रांस, तो दोनों के लिए होगा। अब जरा सा हम रेटिना को बना लेते हैं तो हमें क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये है पिगमेंटेड एपिथेलियम। इसके बाद हम बना लेते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, तो ये हैं डियर इस तरह से ये कोन्स, ये इस तरह से कोन्स, ये हैं कोन्स। ठीक है, ये, और ये रहे रॉड्स। नहीं पापा, कुछ सर्च कर रहा था मैं। ये बेटा जी है रॉड,
ठीक है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये रेड कलर से पिगमेंटेड एपिथेलियम है, दिस इज पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। दिस इज पिगमेंटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है, पिगमेंटेड एपिथेलियम। इन रॉड्स और कोन के साथ जुड़ जाते हैं बायपोलर न्यूरॉन। बायपोलर का मतलब होता है जिनके पास दो पोल हो, इसका मतलब साइटोन से दो प्रोसेस निकले, एक डेंड्रॉन और दूसरा एक्सॉन, ठीक है। जब दो प्रोसेस निकलते हैं, एक एक्सॉन और डेंड्रॉन, तो उसे हम कहते हैं बायपोलर। तो यहाँ पर बायपोलर न्यूरॉन होते हैं रेटिना में, या नेजल एपिथेलियम में भी बायपोलर न्यूरॉन ही मिलते हैं। ये देखिए एक पोल ऊपर और दूसरा पोल ये इसका नीचे की तरफ निकल रहा है, ये दूसरा पोल है, ठीक है। तो दिस इज द लेयर ऑफ बायपोलर न्यूरॉन, ये बायपोलर न्यूरॉन है। हम यहाँ लिख भी देते हैं इसको कि ये जो है ना डियर, दिस इज बायपोलर न्यूरॉन, न्यूरॉन्स की लेयर हो गई है बायपोलर, ठीक है। नीचे जाके ये बायपोलर न्यूरॉन गैंग्लियोनिक लेयर के साथ जुड़ जाते हैं। ये लेयर जो है ना डियर, ये गैंग्लियोनिक लेयर है, ये गैंग्लियोनिक लेयर है। ये रहे गैंग्लिया, 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 ठीक है, ये गैंग्लियोनिक लेयर। और इन गैंग्लियोनिक लेयर से नर्व्स निकलती हैं। ये नर्व्स यहाँ से निकली और यहाँ से चली गई, इस तरह से नर्व्स जहां से आईबॉल को लीव कर रही है नर्व्स, वही स्पॉट होता है, आप जानते हो, ब्लाइंड स्पॉट। ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट, जहां से नर्व्स लीव करके जा रही हैं, ठीक है। ये जो लेयर थी अभी हमने बताया, दिस इज गैंग्लियोनिक लेयर, ये गैंग्लियोनिक लेयर, ठीक है, ये बन गई इस तरह से। इतना ही नहीं, दो और तरह की सेल्स होती हैं डियर, हम जरा उन सेल्स को बना लेते हैं। ये जो सेल्स होती है ना, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेल होती है, हॉरिजॉन्टल सेल, और यहाँ पर होती है अमाक्राइन सेल, हॉरिजॉन्टल और अमाक्राइन, हॉरिजॉन्टल एंड अमाक्राइन देख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सेल इस तरह से, और यहाँ पे अमाक्राइन सेल इस तरह से। This is horizontal cells and this one is amacrine cell. प्लेट Amacrine cells. चल दो तरह की सेल्स भी है। चाय दे दो, अब जरा देखते डाल हैं। दो, चना रहने दो पापा को। हमें जो है कुछ लोगों को म्यूट करना पड़ेगा। सर बुक में दिया है। हाँ, हर बुक में दिया है, बस हर बुक में अमाक्राइन और हॉरिजॉन्टल सेल नहीं है बेटा। क्यों नहीं दिया होगा, बिल्कुल बुक में दिया है, मेरे नोट्स में मिलेगा आपको। मैं उसको अगर नहीं, मैंने भेज दिया है, शायद नहीं भेजा होगा तो भेज दूंगा, ठीक है। सर मेरे बुक में तो नहीं है। कौन सी बुक पढ़ते हो आप? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में रेटिना के बारे में दिया, उतना एलॉबरेट करके नहीं देता, अमाक्राइन हॉरिजॉन्टल नहीं देता, है ना। अब जरा यहाँ देखते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे लाइट रेज आ रही हैं। और अगर देखो, मैं आपको बताऊं रिसेंटली, अभी तो रिसेंटली जो इसने क्वेश्चंस पूछे हैं आए से भी, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जो नीट में आए हैं। जानते हैं आप ये बात कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता कि जो दिया है वही आएगा। मैं नर्वस सिस्टम में रिसेंटली 5 साल में आपको 6 क्वेश्चन बता सकता हूँ जो एनसीईआरटी के बिल्कुल बाहर से हैं। एनसीईआरटी में उनका कुछ लेखा जोखा नहीं है। चर्चा है आंखों की, मगर वो चीज नहीं है। चर्चा है न्यूरॉन्स की, पर वो चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में 3 तरह के एनसीईआरटी लिखता है, और चौथा वाला पूछता है, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन पूछा है उसने, चौथा वाला वो लिखा नहीं है कहीं। उसने लिखा है साफ साफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। उसने कहीं भी नहीं लिखा कि निस ग्रेनुल में क्या होता है, पर उसने पूछा है क्या होता है मैसेंजर आरएनए, ईआर और राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये तो 2 बताया मैंने, तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ। 5 साल से 6 क्वेश्चन 5 साल के अंदर जो बाहर से पूछा है, इसलिए थोड़ा सा हमको जानकारी बाहर की लेनी पड़ेगी। बात समझ गया बच्चा? पढ़े थोड़ा हम आगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी रट लिया तो काम हो गया। एनसीईआरटी का थोड़ा एलॉबरेशन पढ़ना पड़ता है बेटा हमको।
तो यहाँ देखो लाइट कहाँ से आती है डियर, जानते हो, यहाँ से, यहाँ लेंस होती है, ये रहा लेंस, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके लाइट रेज ऐसे आ रही है, ये है लाइट रेज, ठीक है बच्चा। पर ये लाइट रेज आ तो इधर से रही हैं ये, मगर सबसे पहले ये पड़ेंगी पिगमेंटेड एपिथेलियम पे। कहाँ पड़ेंगी बच्चा? पिगमेंटेड एपिथेलियम पे। हम ब्लैक से बना लेते हैं लाइट रेज को तो ज्यादा बेटर रहेगा, देखने में आसानी रहेगी। ये देखिए सबसे पहले ये सबको पार करके पिगमेंटेड एपिथेलियम पे पड़ेंगी, उसको डीपोलराइज करके रॉड्स और कोन में जाएंगी, उनको डीपोलराइज करते हुए बायपोलर न्यूरॉन के पास जाएंगी, वहां से गैंग्लियोनिक लेयर के पास जाएंगी और वहां से नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाएंगी। इसका मतलब लाइट रे को शुरू की लेयर्स क्रॉस करके तब अंदर जाना होगा, पर पड़ेगी सबसे पहले पिगमेंटेड पे। इसका मतलब अंदर की लेयर अगर आंखों की माने तो पहले गैंग्लियोनिक है, फिर बायपोलर, फिर जो है रॉड्स और कोन और फिर पिगमेंटेड एपिथेलियम, यही है, ठीक है। तो यहाँ से आए पहले पड़ती है पिगमेंटेड एपिथेलियम पे लाइट, फिर डिपोलराइज करते हुए आती है। अब इनका क्या काम है, अमाक्राइन और हॉरिजॉन्टल का बता दूं। अमाक्राइन और हॉरिजॉन्टल दोनों सेल मिलकर लेटरल डिफ्यूजन ऑफ लाइट कराते हैं, लेटरल डिफ्यूजन ऑफ लाइट, डिफ्यूजन ऑफ लाइट। आप जरा देखिए, अगर लाइट रे आगे से आ रही है तो गैंग्लियोनिक लेयर से टकरा सकती हैं, है ना, बायपोलर न्यूरॉन से टकरा सकती हैं, और अगर टकराएंगी तो डिफ्यूज हो जाएंगी। तो जहां टकरा रही है वहां से जो लाइट आ रही है वो इमेज नहीं बनेगी, तो इमेज कटी कटी मिलेगी आपको किसी भी चीज की, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमाक्राइन सेल यहाँ पर जहां साइनस बना रहे हैं बायपोलर और गैंग्लियोनिक लेयर, वहां पर लाइट को डिफ्यूज कर देता है। जो टकरा रही है उसको कहता है टकराओ मत भैया, इधर बगल से जाओ, आओ इधर से जाओ, हम तुम्हें आगे पहुंचा देते हैं। और ऊपर हॉरिजॉन्टल सेल्स करती हैं, ये दोनों मिलकर लेटरल डिफ्यूजन ऑफ लाइट को जो है कराती है, जिससे इमेज आपकी कंप्लीट बनती है। परंतु अंदर से बाहर की तरफ की लेयर आप समझ गए, गैंग्लियोनिक लेयर, बायपोलर न्यूरॉन, रॉड्स एंड कोन एंड देन पिगमेंटेड एपिथेलियम। और मगर लाइट सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, किस पर पड़ेगी बेटा जी? पिगमेंटेड एपिथेलियम। मगर अंदर से बाहर जो आंखों की लेयर है वो आप देख रहे हो। मैंने क्वेश्चन में आपसे बाहर से अंदर की पूछी थी, जानबूझ के, चालाकी पूर्वक, याद है ना आपको? ये क्वेश्चन पूछा था ना हमने आपसे, मेरा सही हुआ था। यस सर। ये आसान क्वेश्चन है, कठिन थोड़ी ना है ये